आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन की बात करता है उसको डिस्कस करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन सी डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन क्या कहती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2023 में बनने वाला एक्ट था जो 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और जो एक्ट बनने वाला 47 नंबर का एक्ट था ये 25 दिसंबर 2023 को अनेक्ट हुआ और 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्समेंट में आया। तो ये जो है हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इस एक्ट का देखा था। तो आज हम बात करेंगे इस एक्ट में डेफिनेशंस की जो देखता है जो बात करता है सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका जो सेक्शन 2 है वो बात करता है डेफिनेशन की, जिसमें हमने अलग अलग तरह की डेफिनेशन को देखना है। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है इस एक्ट में वो है कोर्ट कोर्ट कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए कोर्ट का क्या मतलब है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट कौन कौन से माने गए हैं या किस किस ऑफिसर के जो कोर्ट्स है उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट माना गया है। तो सबसे पहले इसमें जो बात की गई है कि कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस कि कोर्ट में जो सभी जज है, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर है, जो भी जजेस है वो सारे जो है वो कोर्ट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद बोलता है कि कोर्ट कोर्ट इंक्लूड ऑल मैजिस्ट्रेट्स यानी कि मैजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसको हम शॉर्टकट में जेएम बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको हम ईएम बोलते हैं शॉर्टकट में। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है इनके जो कोर्ट है वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट माने गए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलता है कि ऑल पर्सन, ठीक है जी, ऑल पर्सन कौन, ऑल पर्सन कोई भी पर्सन जो लीगली ऑथोराइज है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी ने भी जो है ऑथोराइज किया है किस लिए, टू टेक एविडेंस यानी कि एविडेंस लेने के लिए किसी भी पर्सन को जिसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जिन जिन पर्सनों को अलाउ किया है एविडेंस लेने के लिए उन सबको भी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट माना गया है। उन सबको भी जो क्या माना गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट। और इसके साथ साथ डेफिनेशन बोलती है कि कोर्ट में कौन इंक्लूड नहीं होता है, कोर्ट में नॉट इंक्लूडेड, कौन इंक्लूड नहीं होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत कोर्ट नहीं माना गया है आर्बिट्रेटर्स को। आर्बिट्रेटर यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेटर्स के सामने होती है उसे कोर्ट नहीं माना गया है। ये हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बताता है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी जो बात करता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ की। किसकी? कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ है क्या और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किन किन चीज़ों को या किन किन फैक्ट को हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ मानते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्लियरली बोलता है कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी फैक्ट
या जिस भी फैक्ट को कॉन्क्लूसिव प्रूफ बोला गया है। ठीक है जी, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई भी प्रोविजन या कोई भी सेक्शन ये बोलता है कि ये चीज कॉन्क्लूसिव प्रूव है, तो वह कॉन्क्लूसिव प्रूव अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम मानी गई है। ठीक है जी, और साथ ही बोलता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ किस लिए मानी गई है, किसी अदर या अनदर फैक्ट के लिए। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट से लेते हैं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 बोलता है कि कोई भी जो वुमेन है, कोई भी जो चाइल्ड है, अगर वो मैरिज के 180 दिन बाद पैदा होता है तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूव है, यानी कि शेल प्रिज्यूम है कि वो बच्चा जो है उन मैरिड कपल का ही होगा। तो ये जो है वो 180 दिन पूरा होना कंक्लूसिव प्रूव है किस चीज के लिए, कि वो जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है, वो कि उन्हीं दोनों जो मैरिड कपल है उनका बच्चा है। तो ये जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के। और साथ ही साथ ये बोलता है कि द कोर्ट shall on proof of a one fact regarding the other as proved and shall not allow evidence to given for the purpose of disproving it। यानी कि किसी भी एक फैक्ट को या कोई भी एक फैक्ट जो किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव करता है या उसके लिए कॉन्क्लूसिव प्रूव है, तो उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए, उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट कोर्ट कोई भी जो है क्या नहीं करेगा, कोई भी जो है एविडेंस को जो है वो अलाउ नहीं करेगा, किसी भी अदर एविडेंस को कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगा। ये हमें जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी बोलता है। इसके साथ साथ अगली जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, जो बात करती है डिसप्रूव्ड। अब जो ये डिसप्रूव्ड है ये क्या होता है, हमने कोर्ट देखा, हमने कंक्लूसिव प्रूफ देखा, अब हम देखेंगे डिसप्रूव। तो इसके लिए जो डेफिनेशन बोलती है वो बात करती है कि इन डिसप्रूव मीन्स इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन after considering the matter before it the court either believe that it does not exist or consider its non-existent, so probably that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the suspicious that it does not exist। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम इसको डिस्प्रूव की जो डेफिनेशन है उसको समझे तो वो बोलती है कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन, यानी कि कोई भी आम आदमी, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन यानी कि कोई भी आम आदमी जो उस फैक्ट को देख के, जो उन फैक्ट्स को देख के ये बात समझे कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि ये चीज जो बोल रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो चीज जो है वो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का ये चीज समझना कि ये चीज जो है, ये फैक्ट जो है या ये स्टोरी जो है या ये थिंग जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस चीज को कोर्ट की नजर में डिसप्रूव माना गया है। कि कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कुछ ऐसे एविडेंस हो, कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें देखकर कोई भी आम आदमी ये बता दे कि ये चीज एग्जिस्ट में नहीं है, तो वो डिसप्रूव जो है वो मानी गई है अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो बात करती है, वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, जो बात करती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स, अब जो डॉक्यूमेंट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कौन कौन से जो है जिन्हें डॉक्यूमेंट माना गया है। तो इसके लिए हम जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में दी गई कुछ इलिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो हमें क्लियरली बताते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है।
उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज or any other means or by more than one of these means intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and including electronic or digital records। यानी कि सिंपल सी बात ये क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि कोई भी ऐसी मीन्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी थिंग जो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है जी, एक्सप्रेस एंड डिस्क्राइब और अदर रिकॉर्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी सब्सटेंस, किसी चीज़ का यूज किया गया है, चाहे वो उस पर फिर लेटर में हो, फिगर्स में हो या मार्क में हो, किसी चीज़ को आपने रिकॉर्ड बनाने के पर्पज से, किसी चीज़ को आपने प्रिजर्व करने के पर्पज से रिकॉर्ड किया हो, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मानी गई है। साथ ही साथ ये सेक्शन कहता है कि वो चाहे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो क्या मानी गई है, वो मानी गई है डॉक्यूमेंट। अब जो है हम इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी थिंग या कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में है उसे एविडेंस एक्ट के तहत या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो डेफिनेशन है वो डॉक्यूमेंट मानी गई है। इसके बाद ये बोलता है कोई भी वर्ड, ठीक है जी, कोई भी प्रिंटेड वर्ड या फिर कोई भी लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, वो सब भी क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद जो अगली इलिस्ट्रेशन बोलती है वो बोलती है कि कोई भी मैप, ठीक है जी, और कोई भी प्लान जो रिटर्न फॉर्म में है, वो सारे भी जो ये जो किसी चीज़ पे उनको बनाया गया है, तो वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट माने गए हैं। कोई भी इंस्क्रिप्शन और मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा स्टोन जिस पे कोई चीज़ गुदी गई हो या लिखी गई हो, वो भी डॉक्यूमेंट है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, सांची स्तूप या अशोक या फिर अशोक स्तंभ, जिस पे चीजें लिखी गई है या फिर उस पे गुदी गई है, तो वो सारी चीजें भी क्या है, वो डॉक्यूमेंट माने गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। ठीक है जी। इसके बाद है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें ईमेल, ठीक है जी, सर्वर लोगो और उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन मैसेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन मैसेज और वेबसाइट लोकेशन, साथ ही साथ वेबसाइट लोकेशन के साथ ही साथ वॉइसमेल, मैसेज स्टोर ऑन डिजिटल डिवाइस आर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी वॉइसमेल वॉइसमेल और कोई भी मैसेज जो डिजिटली स्टोर किया गया हो, वो सारे क्या चीज़ है, वो सब जो है ये डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के तहत। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। अब जो इसके बाद अगली है, जो अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई, जो बात करती है एविडेंस की, जो बात क्या करती है, एविडेंस। अब एविडेंस क्या है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एविडेंस किस चीज को माना गया है। तो जो डेफिनेशन है वो क्लियरली बोलती है कि एविडेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई के तहत डेफिनेशन का मतलब है ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि ऑल स्टेटमेंट
और ऐसी स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो सारी स्टेटमेंट भी जो है क्या है, वो एविडेंस है, वो एविडेंस है। लेकिन वो स्टेटमेंट कब एविडेंस है, विच द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर बी मेड बिफोर द विटनेस इन रिलेशन टू मैटर। वो स्टेटमेंट तभी जो है, वो स्टेटमेंट है तभी एविडेंस मानी जाएगी जब कोर्ट परमिट करेगा, कोर्ट परमिट करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि वो जो स्टेटमेंट्स है वो उस मैटर के रिगार्डिंग हो, उस मैटर, जो मैटर कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, जो मैटर कोर्ट में चला है, उस मैटर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंटें हो उन्हें एविडेंस माना गया है। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई के तहत वो सारी क्या है, वो स्टेटमेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या अदर फॉर्म में है, जिन्हें कोर्ट परमिट कर रहा है और जो मेड की गई है विटनेस के द्वारा, किस रिलेशन में, इस चीज के रिगार्डिंग जो कि मैटर ऑफ फैक्ट है, यानी कि जो मैटर है उसके जो फैक्ट है उनसे रिलेटेड है या फिर इंक्वायरी से रिलेटेड है जी। और जो ये सारी जो स्टेटमेंटें हैं इंक्वायरी से रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है, उन्हें जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लॉज ई के तहत जो है वो एविडेंस माना गया है। अब जो दूसरी चीज है, जो दूसरी डेफिनेशन है एविडेंस की, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई का सब क्लॉज 2 बोलता है, वो बोलता है कि ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डिजिटल रिकॉर्ड हो या किसी अदर मीन्स में प्रोवाइड किया गया हो, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है वो एविडेंस है यदि वह उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करते हैं या उस जो सब्जेक्ट मैटर कोर्ट में चला है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, ठीक है, या उस सब्जेक्ट मैटर के इंक्वायरी से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो। और डॉक्यूमेंट्री जो है उन्हें उन सब को जो है एविडेंस माना गया है इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका रिलेशन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो या किसी भी अदर मीन्स में हो, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया हो और वो हो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उस फैक्ट, उस मैटर से रिलेटेड हो, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो माना गया है अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जो अगली डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में दी गई है, वो बात करती है फैक्ट, कि फैक्ट क्या है, कि फैक्ट क्या है, किस चीज को जो है हम लॉ के अकॉर्डिंग फैक्ट कहेंगे, या कौन सी ऐसी चीज है जिसे लॉ के अकॉर्डिंग फैक्ट माना गया। तो इसमें जो है क्लियरली जो है एक डेफिनेशन जो है वो क्लियरली बोली गई है। डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है कि फैक्ट क्या है, कि किसी भी केस में, किसी भी मैटर में, किसी भी सब्जेक्ट मैटर में फैक्ट क्या है। तो उसके लिए जो पहली डेफिनेशन बताती है वो बोलती है कि एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज, कोई भी चीज वो फैक्ट है, कोई भी चीज, एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, वो दोनों एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है, कोई भी चीज़ जो है या कोई भी जो आप बता रहे हो वो चीज़ें जो है वो फैक्ट है, लेकिन कब है, जब वो रिलेशन है उन चीज़ों का उस केस से, ठीक है जी, किसी भी केस से किसी भी चीज़ का जो रिलेशन है वो फैक्ट माना गया है, ठीक है जी, उस चीज़ के लिए वो फैक्ट माना गया है अगर उसका उस चीज़ से रिलेशन है। आपने कोई चीज़ कही है, आपने कोई चीज़ सुनी है, आपने कोई चीज़ देखी है, यानी कि आपके जो सेंसेस हैं उनसे आपने जो भी चीज़ महसूस की है वो सारी चीज़ें जो है वो
फैक्ट मानी गई है। यानी कि एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की जो 5 सेंसेस है, उन 5 सेंसेस से उन्होंने जो चीज़ महसूस की है, वो सारी चीज़ अगर उस केस से रिलेटेड या किसी केस से रिलेटेड है, तो उस केस के लिए वो सारी चीज़ें वो जो है वो फैक्ट मानी गई है।